हेलो दोस्तों, आपके फेवरेट हिंदी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सबका फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं 2022 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर मूवी जिसका नाम है पर्ल। कहानी की शुरुआत 1918 से होती है, जहां हम पर्ल नाम की एक जवान लड़की से मिलते हैं। पर्ल आईने के सामने डांस कर रही होती है, तभी पर्ल की मम्मी रूथ उसके कमरे में झटके से विदाउट नॉक किए आती है और पर्ल पे गुस्सा करती है। रूथ यहाँ पर्ल से अस्तबल में जानवरों को चारा डालने के लिए बोलती है। पर्ल गुस्सा होकर अस्तबल चली जाती है और वहां जानवरों से बात करते हुए कहती है कि एक दिन वो इस फार्म को छोड़कर बाहर चली जाएगी क्योंकि यहाँ उसके टैलेंट की कोई कद्र नहीं है। पर्ल की बातों से हम समझ पाते हैं कि उसे डांस करने का बहुत शौक है और वो एक दिन बहुत फेमस डांसर बनना चाहती है। खैर, इसके बाद हम पहली बार पर्ल के असंतुलित दिमाग का परिचय पाते हैं। हम देखते हैं कि पर्ल एक बड़े से हंस यानी कि गूज को एक फावड़े से मारती है और फिर उस गूज को वो अपने पालतू क्रोकोडाइल को खिला देती है, जो कि पास वाले लेक में रहता है। अब रात को पर्ल और उसकी माँ रूथ डिनर रेडी करते हैं और रूथ की बातों से हमें पता चलता है कि पर्ल का डांस करना उसकी मम्मी रूथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूथ के हिसाब से फार्म के अंदर बहुत सारा काम होता है जो कि रूथ अकेली ही करती रहती है और पर्ल को उनकी मदद करनी चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि पर्ल एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और वो अपनी माँ से कहती है कि जंग अब खत्म होने की कगार पर है। अब क्योंकि ये फिल्म 1918 में सेटअप है, तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ वर्ल्ड वॉर 1 की बात हो रही है, जो 1914 से 1918 तक चला था। खैर, रूथ पर्ल की बात सुन के गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्हें जर्मन सोल्जर्स की मौत की खबरें सुननी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो खुद एक जर्मन औरत थी और वो अक्सर पूरे मूवी में पर्ल से जर्मन भाषा में ही बात करती है। इसके बाद पर्ल न्यूज़पेपर रख के अपने पिता को नहलाने ले जाती है और हम देखते हैं कि पर्ल के पिता व्हीलचेयर पर हैं और पूरी तरह से अपंग यानी कि पैरालाइज्ड हैं। मतलब ना तो वो अपनी बॉडी मूव कर सकते हैं, ना ही वो कुछ बोल सकते हैं। वो बस देख सकते हैं और खाना खा सकते हैं, वो भी अगर उन्हें कोई खिला दे तो। अब डिनर के बाद पर्ल अपने पिता को नहलाने के लिए ले जाती है और हम पर्ल को वहां एक लेटर पढ़ते हुए देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पर्ल एक शादीशुदा औरत है और उसका हस्बैंड हावर्ड एक सोल्जर है जो कि जंग में लड़ाई लड़ रहा है। खैर, पर्ल अपने पिता को दवाई पिलाती है और कहती है कि वो कल टाउन जाने वाली है दवाई लेने के लिए, जिसके बहाने वो थिएटर भी जाएगी। पर्ल इस बात को रूथ को बताने से मना करती है और कहती है कि एक दिन वो भी पिक्चर्स में दिखाए जाने वाले डांसर्स की तरह परफॉर्म करेगी। इसी बीच रूथ यहाँ आ जाती है और उसे कल मास्क पहनकर टाउन जाने की बात कहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1918 में स्पेनिश फ्लू बहुत ही तेजी से फैल रहा था। अगली सुबह हम पर्ल को शहर जाते हुए देखते हैं, जहां वो पहले अपने फादर के लिए दवाई लेती है, उसके बाद थिएटर जाती है। यहाँ हम पर्ल को अपने पिता की दवाई खुद पीते हुए भी देखते हैं। इसके बाद पर्ल डांस शो की बुकलेट लेके थिएटर में जाती है और वहां पर्ल थिएटर के प्रोजेक्शनिस्ट से भी मिलती है, यानी कि वो इंसान जो थिएटर में पिक्चर्स को चलाता है। वो पर्ल के साथ थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी करता है। इनफैक्ट ये प्रोजेक्शनिस्ट पर्ल को उस फिल्म की रील से एक फ्रेम काट के दे देता है। वो पर्ल से खुद को खुल के जिंदगी जीने की बात कहता है, जिसे सुन पर्ल खुश हो जाती है। अब अपने साइकिल पर घर वापस आते वक्त पर्ल के पॉकेट से रील का वो पीस उड़कर बाहर खेत में चला जाता है और पर्ल उसे ढूंढते हुए खेतों के अंदर चली जाती है। यहाँ पर्ल को एक स्केयरक्रो का पुतला दिखाई देता है जिसके साथ वो डांस करने लग जाती है। यही नहीं, पर्ल इस पुतले को किस भी करने लगती है और यहाँ वो उस स्केयरक्रो के बजाय उस प्रोजेक्शनिस्ट का फेस इमेजिन करने लगती है। फिर अचानक से पर्ल उसी स्केयरक्रो पे चिल्लाने लगती है कि वो उसके साथ फ्लर्ट न करे क्योंकि वो शादीशुदा है। इस सीन को देखकर क्लियर था कि पर्ल का दिमागी संतुलन कुछ हद तक तो ठीक नहीं था। खैर, यहां से पर्ल घर वापस आती है जहां पे रूथ उसके लेट होने पे गुस्सा करती है। रूथ यहां पर्ल से अपने पिता के कपड़े बदलने के लिए बोलती है और बाथरूम में पर्ल अपने पिता से ऐसे ही रैंडम बातें करना शुरू कर देती है। फिर अचानक ही पर्ल अपने पिता को पिंच करने लगती है और उनका गला दबाने लगती है, एज इफ कि वो चेक कर रही हो कि उसके पिता जिंदा भी है कि नहीं। खैर, यहाँ सीट डिनर टेबल पे शिफ्ट होता है और रूथ पर्ल से बचे हुए पैसे के बारे में पूछती है, जिसपे पर्ल झूठ बोल देती है कि उसने बचे हुए पैसे की कैंडी खा ली।
ये सुनते ही रूथ गुस्सा हो जाती है और उसे खाना खाने से रोक देती है और कहती है कि हमारे पास जो भी है वो सब कड़ी मेहनत से मिलता है। इस वॉर के टाइम पे हमें सोच समझ के पैसे खर्च करने चाहिए क्योंकि खाने की तो कमी है ही, साथ ही फ्लू भी चल रहा है, तो हमें पैसे बहुत सावधानी से खर्च करने चाहिए। एनीवेज, रूथ पर्ल को अपने जिम्मेदारियों को अनदेखा ना करने के लिए कहती है और पर्ल फिर अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ पर्ल भगवान से प्रे करते हुए कहती है कि भगवान उसे इतना बड़ा बना दे कि पूरी दुनिया उसे जान सके और वो इस फार्म से निकल जाए क्योंकि यहां उसका दम घुटता है। अब अगली सुबह हम पर्ल की मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ मिट्सी को आते हुए देखते हैं जो इनके लिए पिग रोस्ट लेके आए थे, लेकिन रूथ उनका खाना लेने से मना कर देती है और फिर मदर इन लॉ खाना वहीं पे रख देती है। यहाँ मिट्सी पर्ल के पास जाती है और उसे चर्च के लिए होने वाले सिंगिंग एंड डांसिंग ऑडिशंस के बारे में बताती है। पर्ल ऑडिशन की बात सुन के खुश हो जाती है और अपने आप को स्टेज पर डांस करता हुआ इमेजिन करती है। उस रात पर्ल रूथ के कपड़े चुरा कर पहन लेती है और घर से चुपके से निकल जाती है। यहाँ पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट के पास मिलने पहुंच जाती है और उसे डांस ऑडिशन के बारे में बताती है। प्रोजेक्शनिस्ट उसे अपने सपनों को पूरा करने की बात कहता है, जिससे पर्ल खुश हो जाती है और क्योंकि एक वही था जो उसके सपनों को अहमियत दे रहा था। खैर, पर्ल उसे उस मूवी को दोबारा दिखाने के लिए बोलती है, जिससे प्रोजेक्शनिस्ट बोलता है कि कुछ नई फिल्में देखी जाएं, एंड देन वो उसे एक फिल्म दिखाता है जो कि एक एडल्ट मूवी होती है। प्रोजेक्शनिस्ट बातों बातों में पर्ल से कहता है कि वो फार्म छोड़ कहीं दूर क्यों नहीं चली जाती, जिसपे पर्ल कहती है कि ये तभी पॉसिबल है जब उसके माता पिता इस दुनिया से ही चले जाएंगे। पर्ल की बातें सुनकर प्रोजेक्शनिस्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और पर्ल आगे कहती है कि मुझे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, वरना फार्म में तो अकेले ही रहना पड़ता है और ऐसा लगता है जैसे मैं बाकियों की तरह ही एक साधारण नॉर्मल इंसान हूं। इस बात पे प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि कैसे वो यूरोप जाने वाला है और वो पर्ल को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। पर्ल ये बात सुन के खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोल के वहां से चली जाती है। अब घर पहुंचने पे पर्ल को किसी के रोने की आवाज आती है और यहाँ हम रूथ को अपने बेड पे रोते हुए देखते हैं, जिसे देख पर्ल चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाती है। इसके बाद अगली सुबह पर्ल अपने पिता को उसी क्रोकोडाइल वाले लेक के पास ले जाती है और विंडो से रूथ उसे देख रही होती है। लेक के पास पर्ल अपने पिता से कहती है कि वो जल्दी यहाँ से चली जाएगी और वो ऐसा फील नहीं करना चाहती कि उसने अपने पिता को अकेले छोड़ दिया। ऐसा कहते हुए पर्ल व्हीलचेयर को धीरे धीरे लेक की तरफ धकेलने लगती है, लेकिन अचानक से वहां रूथ आ जाती है। रूथ गुस्से में पर्ल से अपने पिता को घर वापस ले जाने के लिए कहती है। रूथ का गुस्सा होते देख पर्ल उससे पूछती है कि वो उसे इतनी नफरत क्यों करती है। इसके जवाब में रूथ कहती है कि वो सबका भला ही चाहती है। यहाँ पर्ल पूछती है कि उसके ड्रीम्स का क्या, जिस पे रूथ कहती है कि एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि अपनी इच्छाओं से ज्यादा जरूरी जो है उसी में जिंदगी जीना है। ऐसा कहते हुए रूथ उसके पिता को वापस घर की ओर ले जाती है। यहाँ से पर्ल अपने पालतू क्रोकोडाइल को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाती है, जहां उसे उस क्रोकोडाइल के अंडे दिखाई देते हैं। इनमें से एक अंडा उठाकर वो अपने अस्तबल में ले जाकर संभाल कर रख देती है। बट देन अचानक से पर्ल को गुस्सा आ जाता है और वो उस अंडे को अपने हाथ में ले लेती है और अपने पति हावर्ड का चेहरा इमेजिन करते हुए उस अंडे को अपने हाथ से फोड़ देती है। रात को हम सभी को डिनर करते हुए देखते हैं। रूथ को पर्ल के थिएटर जाने वाली बात का पता लग जाता है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। रूथ पर्ल को बंक हाउस में अपने आप को क्वारंटाइन करने के लिए कहती है, ताकि अगर उसे बाय चांस फ्लू लग गया हो तो उन्हें पता चल सके। पर्ल रूथ को कल डांस ऑडिशन में जाने वाली बात कहती है और रूथ उसे सीधा मना कर देती है। इस बात पे दोनों में बहस होने लगती है और रूथ पर्ल को सेल्फिश कहती है, ये कहते हुए कि तुम हमें अपने से नीचा मानती हो। इस बात पे पर्ल कहती है कि अगर वो ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हुई तो जिंदगी भर वो इसके बारे में दोबारा बात नहीं करेगी और चुपचाप फार्म में ही काम करती रहेगी, लेकिन उसे एटलीस्ट ऑडिशन देने दिया जाए ताकि उसके मन में कोई पछतावा ना रहे कि उसने कोशिश ही नहीं की। ये सुनकर रूथ पर्ल से गुस्से में कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में पता है जो तुम अकेले में करती रहती हो। यहाँ हम जान पाते हैं कि रूथ को पर्ल के फार्म के जानवरों को एक एक करके मारने वाली बात पता है।
रूथ पर्ल से कहती है कि एक दिन सब तुम्हारी असलियत जान जाएंगे और तुमसे डरने लगेंगे क्योंकि तुम मानसिक रूप से बीमार हो और इन फ्यूचर किसी को भी हर्ट कर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें इस फार्म से बाहर जाने नहीं दे सकती। यहाँ हम रूथ के अंदर इस बात का गुस्सा देख पाते हैं कि उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ आ गया है और कैसे उसका पति भी किसी काम का नहीं है और पर्ल भी उसे किसी काम में कोई मदद नहीं करती, बस दिन भर पागलपंती करती रहती है। यहाँ सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि रूथ एक नाइफ लेकर उसे या उसके पिता को मारने की बात कहती है ताकि वो दोनों यहां से आजाद हो सके। रूथ पर्ल से कहती है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मुझे पता है कि तुम ऑडिशंस में फेल जरूर होगी और मैं चाहती हूं कि तुम्हें पता चले कि फेल होने पर कैसा महसूस होता है, जो कि मैं हर दिन महसूस करती रहती हूं तुम्हें देखकर। इसमें पर्ल बोलती है कि वो अपनी लाइफ में रूथ की तरह नहीं बनना चाहती क्योंकि वो बहुत खराब औरत है और पर्ल की सुंदरता और जवानी से भी जलती है। रूथ को यह सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पर्ल को जोर से थप्पड़ मार देती है और यहाँ पे पर्ल को भी इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी माँ को भी उल्टा थप्पड़ मार देती है और इससे इन दोनों के बीच में काफी हाथापाई शुरू हो जाती है, जिससे रूथ के कपड़ों में आग लग जाती है। ऐसे में पर्ल पैनिक करते हुए पास से गर्म उबला हुआ पानी उठा के रूथ के ऊपर डाल देती है। अब गर्म पानी से भले आग तो बुझ गई, लेकिन रूथ बुरी तरह जल चुकी थी। इसके बाद पर्ल रूथ को खींचते हुए बेसमेंट में ले जाती है और वहां छोड़ देती है। इसके बाद पर्ल भागते हुए प्रोजेक्शनिस्ट के पास पहुंच जाती है और हम दोनों को इंटीमेट होते हुए देख पाते हैं। रात में पर्ल एक सपना देखती है जिसमें वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है और वहां सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वहां उसके माता पिता भी हैं और यहाँ रूथ अपना मास्क हटा के पर्ल को अपना जला हुआ चेहरा दिखाती है। पर्ल डर के उठ जाती है और घर जाने के लिए तैयार होने लगती है और प्रोजेक्शनिस्ट उसे घर छोड़ने की बात कहता है। तो अगले सीन में हम प्रोजेक्शनिस्ट को पर्ल के घर आते हुए देखते हैं और वो घर के बाहर रखे हुए सड़ते हुए पिग रोस्ट को देखता है जो पर्ल की मदर इन लॉ वहां रख के गई थी। पर्ल अंदर जाकर अपने पिता से माफी मांगती है और उसे प्रोजेक्शनिस्ट से मिलाती है। आगे दोनों पर्ल के बेडरूम में इंटीमेट होते हैं, लेकिन प्रोजेक्शनिस्ट पर्ल के पिता की हालत देखकर ऑलरेडी अनकंफर्टेबल हो चुका था। देन अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और पर्ल के मना करने पर भी वो आवाज का पीछा करते हुए डाइनिंग एरिया में पहुंच जाता है। अब पिछले दिन हुए कांड के कारण यहाँ घर की हालत काफी बुरी थी और ये सब देख प्रोजेक्शनिस्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसी बीच पर्ल उसके पीछे आकर कहती है कि ये सब उनके डॉग ने किया है। इनफैक्ट पर्ल झूठ बोलती है कि वो अपने डॉग को ऊपर कमरे में बंद कर दी है और ये आवाज उसी की है, जबकि असल में ये आवाज बेसमेंट से आ रही थी जहां उसकी अज्जली माँ रूथ पड़ी हुई थी। इसके बाद पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट को अपने अस्तबल दिखाने ले जाती है और वो सब कुछ भूलकर खुशी खुशी उसे जानवरों से मिलाने लगती है। यहाँ प्रोजेक्शनिस्ट उसके डॉग के बारे में पूछता है, जिसपे पर्ल कहती है कि उनके पास तो कोई डॉग है ही नहीं। ये सुनकर प्रोजेक्शनिस्ट समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे में वो यहाँ से जाने की बात कहता है। पर्ल उससे पूछने लगती है कि वो अचानक ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है और उसने घर में ऐसा क्या देख लिया। पर्ल अचानक अपना आपा खो बैठती है और उसे गुस्से में चिल्लाने लगती है, जिसे देख प्रोजेक्शनिस्ट उससे कहता है कि वो उसे डर रहा है। ये सुनकर पर्ल का दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है और वो अपने हाथ में फावड़ा उठा लेती है और प्रोजेक्शनिस्ट के बॉडी के आर पार कर देती है और चिल्लाते हुए उसे एक भयानक मौत दे देती है। इसके बाद पर्ल बेसमेंट में जाती है और हम देख पाते हैं कि रूथ अभी भी जिंदा है। पर्ल रूथ को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद पर्ल अपने पिता को नहलाने ले जाती है और हम देख पाते हैं कि पर्ल के पिता भी काफी डरे हुए थे और उसकी तरफ देख रहे थे। खैर, आगे पर्ल उन्हें तैयार करती है और फिर खुद रूथ के कपड़े पहनकर तैयार होकर सारा सामान लेके नीचे आती है। जाने से पहले पर्ल अपने पिता को थैंक यू कहती है और पिलो केस से अपने पिता का गला घोंट के उन्हें भी मार देती है। इसके बाद पर्ल प्रोजेक्शनिस्ट को उसके गाड़ी के साथ ही लेक में धक्का दे देती है और ऑडिशंस देने पहुंच जाती है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पर्ल की दिमागी हालत किस हद तक खराब है। वो अपनी अज्जली माँ को छोड़ आई है और अपने पिता और प्रोजेक्शनिस्ट को भी मौत के घाट उतार चुकी है। खैर, तो अगले सीन में हम मिट्सी को देखते हैं जो पर्ल को ऑडिशन देते आते देख बहुत खुश हो जाती है। यहाँ मिट्सी पर्ल के हाथ में लगेज भी देखती है और इसके बारे में पर्ल से पूछती है। पर्ल यहाँ वियर्ड वे में कहती है कि वो पक्का सिलेक्ट हो जाएगी और जीतने के बाद वो उन्हीं के साथ यहाँ से चली जाएगी। कुछ देर बाद पर्ल को ऑडिशन के लिए अंदर बुलाया जाता है। यहाँ पर्ल अपना परफॉर्मेंस देते हुए खो जाती है और इमेजिन करती है कि उसके साथ और भी बहुत लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन जज पर्ल को कहती है कि उन्हें कुछ अलग लड़की की तलाश है जो ब्लॉन्ड हो और उससे भी काफी जवान हो। बेसिकली पर्ल रिजेक्ट हो रही थी और रिजेक्शन पर्ल से हैंडल नहीं हो पा रहा था और ऐसे में जजेस की जगह अचानक पर्ल अपनी फैमिली को देखने लग जाती है, जिसे देख पर्ल का ब्रेकडाउन हो जाता है।
वो जजेस से एक और मौका देने की बात कहती है और चिल्लाने लगती है। खैर, आगे पर्ल को ऑडिशन रूम के बाहर बैठकर रोते हुए दिखाया जाता है और मिट्सी उसे घर लेकर आती है। घर के बाहर मिट्सी अपने दिए हुए खाने को सड़ता हुआ देख उसके बारे में पर्ल से पूछती है, मगर पर्ल चुपचाप बिना कोई जवाब दिए घर के अंदर चली जाती है और टेबल पे बैठ जाती है। यहाँ पर्ल मिट्सी से कहने लगती है कि उसकी माँ ने सही कहा था कि वो इस फार्म से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इस पे मिट्सी उसको दिलासा देती है और उससे पूछती है कि वो कैसा फील कर रही है, जिसपे पर्ल कहती है कि उसे लगता है कि वो ठीक नहीं है। यही नहीं, ये भी लगता है कि वो बाकी इंसानों की तरह नॉर्मल भी नहीं है। मिट्सी यहाँ पर्ल को हेल्प करने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो उसे हॉवर्ड इमेजिन कर दिल की सारी बातें बाहर निकाल दे और अपने मन को हल्का कर ले। पर्ल पहले तो मना करती है, पर मिट्सी के इंसिस्ट करने पे वो मान जाती है। पर्ल यहाँ लिटरली अपनी दिल की सारी बातें कहने लगती है कि कैसे वो हॉवर्ड से नफरत करती है क्योंकि वो उसे इस फार्म में अकेला छोड़ के चला गया। और पर्ल ये भी कॉन्फेस करती है कि कैसे वो हॉवर्ड पे चीट की है और अब वो सब कुछ ठीक करना चाहती है, मतलब जैसा सब कुछ पहले था। देन पर्ल कहती है कि जब हॉवर्ड पहली बार इस फार्म में काम करने आया था तो उसी दिन से वो हॉवर्ड को पसंद करने लगी थी और उसे देख जेलस भी फील करती थी क्योंकि हॉवर्ड ये सब मजबूरी में नहीं कर रहा था। वो जब चाहे तब इस फार्म को छोड़ के वापस अपने घर जा सकता था। इसलिए पर्ल हॉवर्ड से शादी भी की ताकि वो उस फार्म से बाहर निकल सके। लेकिन थोड़े ही दिन बाद हॉवर्ड फिर उसे फार्म पे वापस लेके आ गया। पर्ल बताती है कि वो उसी वक्त प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो मां नहीं बनना चाहती थी क्योंकि वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी। और जब उसका मिसकैरेज हुआ तब उसे एक खुशी भी मिली थी। पर्ल गुस्से में कहने लगती है कि ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो बस अपना डांसर बनने का सपना पूरा करना चाहती थी। पर्ल बस ये चाहती थी कि सभी उससे प्यार करें। पर्ल के मन में हमेशा एक डर भी था कि कहीं उसकी लाइफ उसकी माँ की तरह बदतर ना हो जाए। आगे पर्ल कहती है कि उसकी माँ सही कहती है कि वो एक फेलियर है, वीक है और बाकियों की तरह स्मार्ट और फ्रेंडली नहीं है। पर्ल यहाँ मिट्सी को इमेजिनरी हॉवर्ड समझ के ये कॉन्फेस करती है कि मुझे डर है कि जब तुम वापस आओगे तुम भी मुझे देख के डर जाओगे और मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओगे। इसके बाद पर्ल का कॉन्फेशन थोड़ा डार्क टर्न लेने लगता है, यानी कि वो अपने किए हुए मर्डर्स के बारे में भी मिट्सी से बोलना शुरू कर देती है। पर्ल बताती है कि कैसे पहले तो वो सिर्फ छोटे जानवरों को मारती थी जिससे उसे खुशी मिलती थी, लेकिन उसने रूथ और पोजेशनिस्ट को इसलिए मारा ताकि उन्हें भी सफरिंग क्या होती है ये पता चल सके। लेकिन यहाँ पर्ल अपने पिता के लिए थोड़ा दुख जाहिर करती है और बोलती कि वो ये डिजर्व नहीं करते थे और वो उनसे बहुत प्यार भी करती थी, मगर पर्ल को उन्हें भी मानना पड़ा क्योंकि वो सब उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और इस पॉइंट पे पर्ल कहती है कि उसे सब कुछ ठीक करना होगा इससे पहले कि हॉवर्ड जंग से वापस आए। पर्ल का प्लान ये था कि वो आगे हॉवर्ड के साथ लाइफ खुशी खुशी बिताना चाहती थी। और ये सब कहते हुए पर्ल अचानक से चुप हो जाती है और मिट्सी की तरफ देखती है। यहाँ हम देखते हैं कि मिट्सी के चेहरे का रंग बिल्कुल भी उड़ चुका था और वो घर जाने की बात करने लगती है। पर्ल उससे पूछती है कि तुम भी मुझसे डरने लगी हो ना, तो इसके जवाब में मिट्सी डरते हुए ना बोलती है। अब इस पॉइंट पे पर्ल मिट्सी को ऑडिशन में सिलेक्ट होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और इस पे मिट्सी पहले तो इनकार करती है, बट पर्ल से डर कर वो हाँ कहती है और उसे भी शो देखने के लिए इन्वाइट करती है। अब ये सुनकर पर्ल का मूड और खराब हो जाता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें हमेशा सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर्ल मिट्सी को वार्न भी करती है कि आज यहाँ पे जो भी बातें हुई वो किसी को ना बताए, और इस पे मिट्सी डर डर के स्माइल करते हुए बाहर चली जाती है। तभी अचानक पर्ल भी बाहर आती है और पास ही रखे हुए कुल्हाड़ी को लेकर मिट्सी की तरफ अचानक से दौड़ने लगती है। ये देख मिट्सी भी भागने लगती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन पर्ल उस पर हमला कर देती है। मिट्सी पर्ल को उसे जाने देने के लिए कहती है और प्रॉमिस करती है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। यही नहीं, जो भी पर्ल चाहेगी मिट्सी वैसा ही करेगी। इस बात पे पर्ल रूथ की बातों को रिपीट करती है कि अब बात मेरे चाहने या ना चाहने की नहीं है, बल्कि जो उसके पास है उसी के साथ जीने की है। ऐसा कहते हुए पर्ल मिट्सी के सर पर कुल्हाड़ी मार देती है और घर वापस आकर वो बेसमेंट में जाती है और रूथ के डेड बॉडी से लिपट जाती है। यहाँ पर्ल इमेजिन करती है कि रूथ उसके लिए लोरी गा रही है और पहली बार पर्ल रूथ को आई लव यू मदर कहती है। इसके बाद पर्ल सब कुछ पहले जैसा करने के लिए रूथ और अपने पिता को डाइनिंग टेबल पे बिठाती है और बाहर सड़ रहे खाने को अंदर टेबल पे रख देती है। देन वो उनके साथ बैठकर उस सड़े हुए खाने को खाती है।
आगे हम देखते हैं कि पर्ल मिट्सी के बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर अपने क्रोकोडाइल को खिला देती है। अब आखिरी सीन में हम हॉवर्ड को आखिरकार वॉर से घर वापस आते हुए देख पाते हैं, और जब वो घर में एंटर करता है तो उसे डाइनिंग टेबल पर रूथ और पर्ल के पिता की डेड बॉडी दिखती है। साथ ही में टेबल पे वो खाना भी रखा हुआ था जिसपे बुरी तरह फंगस भी लग चुका था। हॉवर्ड ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और अचानक से उसे पर्ल की आवाज आती है जो उसे वेलकम करती है। यहाँ हम पर्ल को बहुत ही अजीब और क्रीपी तरीके से स्माइल करते हुए देखते हैं, और वो तब तक ऐसे ही क्रीपीली स्माइल करती रहती है जब तक कि मूवी क्रेडिट्स रोल नहीं होने लगते। ये बहुत ही डरावना सीन होता है, और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मूवी पर्ल का दी एंड भी हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।